तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट लॉ जो कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। आज इसके पेपर जो कि 2023-24 सत्र का पेपर है, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। आज इसके पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं अप्रोप्रिएट, उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अविच्छेय अधिकार, इट मीन्स व्हाट इज़ अनअलिएनेबल राइट। ओके यानी अनअलाइनेबल राइट्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये ऐसे राइट्स होते हैं जो कि इनहेरिट नहीं किए, जैसे एक प्रकार से इनहेरिट रहते हैं, जो कि टेकन ऑफ यानी छीना नहीं जा सकता। यानी अगर इसके बारे में देखा जाए तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स दैट आर इनहेरेंट टू ह्यूमन बींग्स एंड कैन नॉट बी टेकन अवे और सरेंडर्ड। दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड वेल बीइंग। यानी ये सब एक प्रकार से जो ह्यूमन डिग्निटी होती है और जो फ्रीडम ह्यूमन की होती है, उस सब के लिए एक प्रकार से बहुत ही इसेंशियल होता है। और ये जो अधिकार हैं, ये किसी भी अथॉरिटी के द्वारा नहीं छीना जा सकता है। ओके, इसे ही हम अनअलाइनेबल राइट्स कहते हैं। ओके, तो अगर इसको देखा जाए कि कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं, तो जैसे कि राइट टू लाइफ हो गई, राइट टू लिबर्टी हो गई, राइट टू इक्वालिटी हो गई एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यह एक प्रकार से अनअलाइनेबल राइट्स हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा गया है कि ह्यूमन राइट्स की ओरिजिन कैसे हुई है। ओके, तो अगर इसको देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स कैन बी ट्रैक्ड बैक टू वेरियस कल्चर, सिविलाइजेशन एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स की ओरिजिन हुई है, यह डिपेंड करता है कई कल्चर पे और कई सिविलाइजेशन और फिलोसफिकल ट्रेडिशन, या जो फिलोसफी लोगों ने दी है, जो वेस्टर्न फिलोसफी है, उन सब से इंस्पायर होकर एक प्रकार से ह्यूमन राइट जो है उसका ओरिजिन हुआ है। अगर इसमें एंशियंट टाइम में देखें तो वहाँ जो बेबीलोन नाम से जो स्थान है, वहाँ पर एक प्रकार से कोड पाया जाता था, जो कि 1754 के आसपास की बात है, जो कि उस कोड का नाम था कोड ऑफ हम्मुराबी। ओके, जिसमें कि ये जो लॉज रिलेटेड होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के या मोरालिटी के, उस बुक में इसके बारे में बात किया गया था। ओके, और अगर अब रिलीजियस ट्रेडिशंस की बात की जाए, तो जैसे कि जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हर चीज़ में मोरालिटी के बारे में बात की गई है। ओके, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी बैड कस्टम को फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया है। ओके, तो अगर मॉडर्न एरा में देखा जाए तो कैसे जो ये राइट्स है, जो हमारा ह्यूमन राइट्स है, उसका ओरिजिन हुआ है। तो अगर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैग्ना कार्टा है इंग्लैंड का, जो कि 1215 में अस्तित्व में आया था, उसमें भी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जो ये इम्पोर्टेंट राइट्स थे, जो कि एक प्रकार से मोरल राइट्स थे, वो सबका ओरिजिन वहाँ से भी हुआ है। ओके, जैसे कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स को ही देख लीजिए, जो कि 1689 में आया था। उसमें भी जो स्पीच एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, इस टाइप से फ्रीडम जो थी, यानी धीरे धीरे जो ये ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है, ये डेवलप हुआ इन सब चीज़ से। ओके, देखिए जैसे कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी, उसमें भी धीरे धीरे लोगों ने फोकस किया था फ्रेटर्निटी पे, इंडिविजुअल्स पे एंड इंक्लूडिंग लिबर्टी आल्सो। तो यानी ये जो कंसेप्ट हैं, दीज कंसेप्ट्स ऑल हैव बीन अराइज्ड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर एनी टाइम और एनीथिंग। ओके, यानी धीरे धीरे हमारे एंशियंट टाइम से हमारे मॉडर्न टाइम और मिडिवल टाइम, इन सबसे होते होते हमारे जो ये मौलिक अधिकार, ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, इसका ओरिजिन हुआ है। तो यही सब पूछा, इसमें आप सब ये सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं इन सब के चलते, जैसे कि एक पॉइंट में जो मॉडर्न एरा में जो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी किस प्रकार से ये इसमें आया है। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर फिलोसफिकल वे देखें, तो जैसे कि आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस से अपना ग्रेजुएशन किए होंगे, तो इसमें एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम जॉन लॉक था, और रूसो थे, और इमैनुअल कांट थे। इन लोगों ने भी एक प्रकार से इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया, और मोरालिटी को और जो ह्यूमन राइट्स है उसको अपनाने की घोषणा की, या उसको अपनाने के लिए फोर्स किया। ओके, तो ये हो गया आपका मानवाधिकार की उत्पत्ति। यानी ये जो सब प्रोसेस है, उस प्रोसेस से इंस्पायर होकर धीरे 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 1948 का यूडीएचआर बना। ओके, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जो तीसरी जनरेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर इसी में आपको बता दूं, दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड
पॉलिटिकल राइट्स, उसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स कहते हैं। ओके, और सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कल्चरल एंड इकोनॉमिकल सिविल राइट्स। इस प्रकार से इसको जो हम सेकेंड जनरेशन कहेंगे, जो कि आप लोग इसमें पढ़े होंगे अपने बुक में। ओके, और जो तीसरा जनरेशन के बारे में इसमें पूछा गया, तो तीसरे जनरेशन को हम बेसिकली कलेक्टिव राइट्स कहते हैं, जहाँ पर बेसिकली जो सोशल इकोनॉमी है, सोशल जो सोसाइटिकल एक प्रकार से इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है, इसका यहाँ पर ज़्यादा फोकस होता है। अगर इसके की पॉइंट को देखें या एग्जांपल को देखें, जैसे कि राइट टू डेवलपमेंट मतलब सभी कम्युनिटी का इसमें डेवलपमेंट होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का। ओके, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, इसमें भी सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, और राइट टू पीस हो गया, राइट टू कम्युनिकेशन हो गया, यानी जो कम्युनिटी को डिनोट करे। ओके, वो सभी अधिकार इसमें आ जाते हैं थर्ड जनरेशन में, जिसे हम कलेक्टिव राइट कहते हैं, यानी जो कि सामूहिक अधिकार के अंतर्गत है। ओके, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यूडीएचआर। तो यूडीएचआर के बारे में आप भी जानते हैं कि ये यूडीएचआर है क्या। ओके, ये एक प्रकार से ये जो है 1948 में आया था, और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने लाई थी, और ये बेसिकली डील करता है जो ह्यूमंस के जो राइट्स हो सकते हैं, जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड अधिकार हो सकते हैं ह्यूमन के, उससे ये बेसिकली करीब 30 आर्टिकल इसमें मेंशन है। ओके, अगर इसमें जैसे कि एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, लाइफ ड्राइव टू सिक्योरिटी है, और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिस्क्रिमिनेशन है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ है, राइट टू नेशनलिटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन है। ओके, इस प्रकार से सभी राइट्स इसमें दिए हुए हैं। ओके, अब पांचवा देखते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के बारे में पूछा गया है। तो अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो इज समवन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम और यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस बट रिमेन्स विद इन देयर कंट्रीज बॉर्डर, यानी ऐसा कोई आदमी जो कि एक प्रकार से फोर्स किया जाता है अपने घर को छोड़ने के लिए, लेकिन स्टिल वो अपने कंट्री के जो बॉर्डर है उसी के अंतर्गत रहता है। ओके, दे आर ऑफन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू कन्फ्लिक्ट। बेसिकली वो एक प्रकार से जब कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है या वायलेंस होता है या कोई नेचुरल डिजास्टर होती है, तो उनका जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हो जाता है, और वो एक प्रकार से वो अपने ही नेशन में, अपने ही देश में इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ओके, तो इन्हें ही हम इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है राइट टू शेल्टर, यानी आश्रय के बारे में पूछा गया, आश्रय का जो अधिकार है उसके बारे में। तो बेसिकली अभी एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसकी सेफ्टी के लिए भी। ओके, अगर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखा जाए, जैसे कंपोनेंट को देखा जाए, तो जो ये राइट टू शेल्टर है, इसमें अवेलेबिलिटी होती है, असेसिबिलिटी होती है, अफोर्डेबिलिटी होती है, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है। यानी जो इस प्रकार से अगर कोई आश्रय या राइट टू शेल्टर प्राप्त हो रहा है, तो ये जो की पॉइंट है ये सब उसमें पाए जाने चाहिए। ओके, तो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वो UNHCR। ओके, तो बेसिकली ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, यानी जो ये रिफ्यूजी लोग होते हैं उनके लिए एक प्रकार से एक कमीशन बनाया गया है, ताकि जो वो जो भी डिमांड करते हैं, जैसे कि असाइलम या उनके जो असाइलम की डिमांड उनके लिए होती है, वो इस प्रकार से इसकी पूर्ति करता है। ओके, अगर UNHCR की अगर इम्पोर्टेंट कार्य के बताएं जो कि मैंडेटरी उसे करना है, तो वो है प्रोटेक्ट रिफ्यूजी, यानी ये जो है रिफ्यूजियों को संरक्षण देता है, उनकी जो डिग्निटी है उसको सेफ्टी प्रदान करता है, और उन्हें प्रोवाइड असिस्टेंस, उन्हें सहायता प्रदान करता है। जैसे कि अगर कोई एक प्रकार से रिफ्यूजी हो गया है, तो उसके लिए रहना, खाना, कपड़ा, मकान, ये सबकी ज़रूरतों की भरपाई UNHCR करता है। ओके, और फाइंड सलूशन, यानी सलूशन खोजता है कि ताकि उनको कहीं आश्रय दे सके या उनके ही खुद की कंट्री में उन्हें भेज सके। अगर ऐसा ना कर सकता है तो किसी आसपास की कंट्री में उन्हें सेटल करे। ओके, तो ये हो गया UNHCR। और इसके बाद है सातवां रिफ्यूजी के बारे में भी बताएं। रिफ्यूजी इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू फ्ली their home country due to persecution, war or natural disaster and seek safety and protection in another country, यानी cause of the persecution of the country और cause of the disaster में जब एक व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में प्रवेश करता है और मदद मांगता है रहने के लिए, तो उसे ही हम रिफ्यूजी कहते हैं। ओके, अगर इसकी डिफिनेशन को देखें तो जो ये 1951 में जो रिफ्यूजी कन्वेंशन होता है वो डिफाइन करता है कि
अगर एक रिफ्यूजी को देखें तो बेसिकली ये ही हैज़ क्रॉस्ड एन इंटरनेशनल बॉर्डर, लेफ्ट देयर होम कंट्री टू सीक सेफ्टी इन अनदर कंट्री। यानी जो अपने कंट्री बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में हेल्प के लिए जाए, उसे हम रिफ्यूजी कहते हैं। ओके, अगर टाइप्स ऑफ रिफ्यूजी देखें तो बहुत से रिफ्यूजी हो सकते हैं, जैसे असाइलम सीकर हो गए और स्टेटलेस पर्सन हो गए और कन्वेंशन रिफ्यूजीज हो गए। एक प्रकार से सभी रिफ्यूजी एक ही कैटेगरी में आएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देखिएगा, उम्मीद है मेरी कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट एम्स टू लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ आर्म्ड conflict on people and the environment. It is also known as the law of war or law of armed conflict. यानी इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक प्रकार से रूल का एक सेट है जो कि यह उम्मीद करता है या यह कोशिश करता है कि जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट या जो वार है उसका जो वार है उसका इम्पैक्ट लिमिटेड किया जा सके और इन्वायरमेंट पे जो इसका असर है उसको भी रोका जा सके। ओके, तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ होता है, यानी इसको डिक्रीज करे, वार को ना सपोर्ट करे। ओके, अगर इसके प्रिंसिपल को देखें तो एक प्रकार से ये डिस्टिंक्शन पे बात करता है, और डिस्टिंक्शन मस्ट बी बिटवीन मिलिट्री टारगेट एंड सिविलियंस। ओके, यानी जब दो कंट्री के बीच में वार होता है तो जो सिविलियंस होते हैं वो भी फंस जाते हैं। तो यह बात करता है कि वहाँ पर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, यानी अगर वार मिलिट्री के बीच में हो रही है तो मिलिट्री से ही लड़िए, ना कि सिविलियन पे जाकर अटैक करे। ओके, और ह्यूमैनिटी पे बात करता है कि ह्यूमैनिटी स्टिल शुड बी अलाउड देयर इफ देयर इज एनी टाइप्स ऑफ वार इज गोइंग ऑन। ओके, तो ये हो गया आपका ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन राइट कोर्ट इन इंडिया। बेसिकली ये जो ह्यूमन राइट कोर्ट इन इंडिया, जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स का कोर्ट है उसके बारे में बात करता है। ओके, तो अगर इसका देखा जाए तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे NHRC है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो जो 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। द NHRC इज स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इन्वेस्टिगेट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन एंड प्रमोट्स ह्यूमन राइट अवेयरनेस। ओके, ये एक प्रकार से NHRC को ही देख लें अगर ह्यूमन राइट्स के लिए एज अ कोर्ट इन इंडिया, तो ये भी एक नेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसको रोकती है और गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशन करती है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए अवेयरनेस प्रमोट करती है। और अगर एक और पार्ट इसमें होता है, जैसे कि हर स्टेट में होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस, तो यह भी एक प्रकार से काम करता है, लेकिन ये स्टेट बेस पे करता है। अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देखें तो ये नेशनल बेस पे करता है। और अगर तीसरा इसमें देखा जाए कोर्ट के रूप में तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर किसी भी प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो ये लोग गाइडलाइन जारी करती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका भारत में मानवाधिकार न्यायालय। अब आगे देखते हैं, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन ह्यूमन राइट्स, डू यू एग्री दैट ह्यूमन राइट्स आर नेचुरल राइट। यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा गया और ये बताना है कि क्या हम एग्री करते हैं कि ह्यूमन राइट्स ही नेचुरल राइट्स हैं। तो अगर ह्यूमन राइट्स की परिभाषा देखी जाए तो ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम दैट एवरी ह्यूमन बीइंग्स इज इंटाइटल्ड टू सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। यानी ये ह्यूमन राइट्स एक प्रकार से बहुत ही फंडामेंटल राइट्स है एवरी पर्सन का, जो कि सभी व्यक्ति को एज ए ह्यूमन होने के नाते वो लोग इंटाइटल होते हैं। दिस राइट्स आर यूनिवर्सल, अनअलाइनेबल एंड इंडिवाइजिबल। ये जो यूनिवर्सल जो ये राइट्स हैं ये एक प्रकार से अविभाज्य हैं और किसी भी के द्वारा ये इनहेरिट नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी हमें इनको छीन नहीं सकता है। एंड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, और ये जो बेस करते हैं या ये आधार है इसका डिग्निटी का, इक्वलिटी का एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन सब पर ये आधारित है। ओके, और अगर अब इसी जगह नेचुरल राइट्स का पर्सपेक्टिव देखें या नेचुरल राइट्स देखें तो द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एज नेचुरल राइट्स सजेस्ट दैट these rights are inherent to human beings existing prior to and independent of any government or societal recognition. These perspectives posit that human rights are derived from human nature, reasons and morality rather than from any external authority. यानी इसमें बात किया गया है कि जो ये ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है बेसिकली नेचुरल राइट्स को सजेस्ट करता है। ओके, यानी ये जो ह्यूमन राइट्स है अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो राइट्स मिल जाएंगे जो कि एक प्रकार से नेचुरल राइट्स ही कहलाएंगे। ओके, और अगर इसमें आर्ग्यूमेंट देखा जाए जैसे कि ह्यूमन राइट्स एज ए नेचुरल राइट्स हैं या नहीं इसके ऊपर, तो पहला पॉइंट इसका हो सकता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यानी जो ह्यूमन राइट्स है और नेचुरल राइट्स ये बोथ एक प्रकार से यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं और एक प्रकार से दोनों के अंतर कम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे के लिए। जैसे कि
अगर इसके अंतर देखे जाएँ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, तो ह्यूमन राइट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी, कल्चर और बैकग्राउंड। ठीक इसी प्रकार से जो नेचुरल राइट्स है वो भी सभी के लिए ज़रूर के ऊपर लागू होता है। ये मैटर नहीं करता कि किस कास्ट, किस बैकग्राउंड से पीपल संबंध करते हैं। ओके। और दूसरा पॉइंट अगर देखें जाए इन दोनों के लिए, जैसे ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स के लिए, तो इसमें इनहेरेंट डिग्निटी होती है, यानी दोनों जो होते हैं एक प्रकार से इनहेरेंट होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ओके। और मोरल एंड एथिकल फाउंडेशन होता है, दोनों मोरलिटी के ऊपर बेस करते हैं, जो कि एक व्यक्ति की डिग्निटी और ऑटोनॉमी को प्रमोट करते हैं। ओके। और अगर क्रिटिसिज्म देखा जाए इस चीज़ का, तो जैसे क्रिटिसिज्म किसका देखा जाए, जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स, अगर इन दोनों को एक प्रकार से देखा जाए कि दोनों में किस प्रकार का रिलेशन है, और इस रिलेशन का अगर क्रिटिसिज्म देखा जाए तो कल्चरल रिलेटिविज्म है, यानी द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एज नेचुरल राइट्स कैन बी चैलेंज्ड बाय कल्चरल रिलेटिविज्म विच आर्ग्यू दैट ह्यूमन राइट आर रिलेटिव टू कल्चर एंड सोसाइटल कंटेक्स्ट। ओके। और दूसरा अगर कारण देखा जाए तो डाइवर्स इंटरप्रिटेशन है, यानी ह्यूमन राइट्स कैन बी इंटरप्रिटेड differently across culture and societies which can lead to conflict and challenges in implementation। ओके। तो ये हो गया आपका ह्यूमन, ये दूसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछा था बेसिकली यह कि ह्यूमन राइट्स को परिभाषित कीजिए, और क्या क्या आप अग्री करते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो एक प्रकार से नेचुरल राइट्स भी कराते हैं, या उससे उसका क्या रिलेशन है, ये पूछा था। इसमें हमने ये बात कर ली है। ओके। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी यूडीएचआर का जो विशेषताएँ हैं उसके बारे में पूछा गया। तो जैसा कि आप यूडीएचआर के बारे में जानते हैं कि ये यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में अडॉप्ट की गई थी, और अगर इसकी स्ट्रक्चर एंड कंटेंट के बारे में देखा जाए तो करीब 30 आर्टिकल इसमें पाए जाते हैं। और अगर इसके जनरल प्रोविज़न को देखा जाए तो जो आर्टिकल 1 से 2 हैं वो जनरल प्रोविज़न के अंतर्गत आते हैं, जो कि बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमन बीइंग के, और ये जो उनके इनहेरेंट डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग है उसको इंक्लूड करते हैं। और दूसरा अगर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देखा जाए तो ये 3 से 21 में बात करते हैं, जिसमें कि राइट टू लाइफ है, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी है, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट है, और राइट टू फेयर ट्रायल है। इस प्रकार से ये 3 से 21 जो आर्टिकल है इसका सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का यूडीएचआर के अंतर्गत ये उससे डील करता है। ओके। और अगर इसके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स देखे जाए तो इसमें 22 से 27 इसमें ये इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट के बारे में बात करता है, जिसमें कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है, राइट टू वर्क एंड फेयर वर्किंग कंडीशन के बारे में बताता है, और राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है। ओके। और अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन और प्रोटेक्शन को देखें तो ये 28 से 30 ये जो 3 आर्टिकल हैं इसमें इसके बारे में बात किया गया है कि किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन और प्रोटेक्शन होगा। ओके। और अगर अब इसके की प्रिंसिपल को देखें तो ये बेसिकली यूनिवर्सलिटी पे बेस करता है, अनअलाइनेबिलिटी पे बेस करता है, और इंडिवाइजिबिलिटी पे बेस करता है, और इक्वालिटी पे बेस करता है। ओके। और अब इसके अगर परिभाषा को देखें तो बेसिकली ये, या महत्व को देखें तो बेसिकली ये इंस्पायर्ड विद नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉज, यानी ये जो किसी भी देश के कानून होते हैं या लॉ होते हैं वो उन सबको इंस्पायर करता है। और ऐसा होता है क्योंकि हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स जो अडॉप्ट किए गए हैं, वो जो हमारा जो 1966 का जो ये कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उससे अडॉप्ट किए गए हैं कुछ न कुछ अधिकार। यानी हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उनसे कुछ न कुछ उसके गुण को अडॉप्ट कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन या अपने देश की जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है उसमें वो उसको अडॉप्ट किया गया है। ओके। और इसमें अगर और पॉइंट देखें इसकी महत्वता को तो सेव्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ये जो ह्यूमन राइट्स एक लॉ बनाता है, क्योंकि सभी कंट्री ऐसा कर रहे हैं, तो यानी हर कंट्री जो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक प्रकार से यूडीएचआर हो सकता है, जो कि एक प्रकार से कन्वेंट ऑन इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड सोशल राइट्स ये हो सकता है, या सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो सकता है, या ये सब का एक प्रकार से सबने अडॉप्टेशन या इंस्पिरेशन के रूप में लिया, यानी यहाँ पर एक यूनिवर्सल एक प्रकार से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ग्रो हुआ है। ओके। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एज द बेसिस ऑफ सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यानी इसमें जो पूछा गया है बेसिकली ये कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि पार्ट 4 में है, यह ह्यूमन राइट्स उसमें दिया गया है,
जो सेकेंड जनरेशन हैं उसके बेस पर है। इसमें ये पूछा गया, यानी जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल जो डेवलपमेंट या जो कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, वो जो बात करता है, वो जो सारी बातें हमारे स्टेट हमारे जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है, इन सब में उन चीज़ों का मेंशन है। इसके बारे में पूछा गया है, उस चीज़ों के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमें उन्हें बताना है कि किस प्रकार से जो सेकेंड जनरेशन का जो राइट्स है वो हमारे डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में इन्वॉल्व है। तो उसको अगर देखें तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइन इंसिडेंट इन पार्ट 4 of Indian Constitution. These principles serve as the foundation for the government's policies and laws, aiming to promote social and economic welfare, justice and equality. The DPSPs are crucial as they form the basis of second generation human right in India. तो अब हम समझते हैं सेकेंड जनरेशन है क्या इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ओके, सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आल्सो नोन एज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट फोकस ऑन इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स बेसिक नीड आर मेट। दीज राइट्स इंक्लूड, यानी जो राइट्स हैं वो हैं राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ केयर है, राइट टू वर्क एंड फेयर वर्किंग कंडीशन है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, यानी जो ये राइट्स हैं ये हमारे जो DPSPs हैं उसमें भी मेंशन है, इसी के बारे में क्वेश्चन किया गया था। तो मेंशंस हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, अगर अब जो ये DPSPs हैं वो सेकेंड किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हैं सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट के लिए या उससे रिलेटेड, तो इसमें ये देखेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट हो सकता है वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी हमारा जो DPSPs हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है, जो कि सेकेंड जनरेशन का जो ह्यूमन राइट्स है उसमें भी इसके बारे में बताया गया था। और हमारा जो DPSPs हैं वो वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब ये नहीं कि जो हमारी DPSPs है उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता या वो इन्फोर्सिएबल नहीं है और कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे जो कोर्ट है वो बहुत बार गाइडलाइन दी है और बहुत बार इम्फेसाइज की है कि जो हमारे DPSPs हैं वो एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर दैन फंडामेंटल राइट्स के, तो इसलिए इसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात किया गया है। ठीक, अगर अब इसमें आगे देखें, जैसे कि ये अगर सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं तो किस प्रकार से रिलेट करता है हमारे DPSPs को, तो जैसा कि हमारा आर्टिकल 38 है जो कि बात करता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर ऑफ द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी 38 हमारा वेलफेयर ऑफ जो वेलफेयर स्टेट है उसके बारे में बात करता है, जो कि एक प्रकार से जो ये सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स है वो इसी को डील करता है। और सेक्शन 39 आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 42 एंड 45 ये भी हमारे जो DPSP हैं उसमें मेंशन है, जिसमें कि राइट टू वर्क है और प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड और उसके एजुकेशन के बारे में बताया गया है। जो ये सारी बातें सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी मेंशन किया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंतर्गत और वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स वायलेट्स is now conceived as violation of not only those personally and directly aggrieved but of everyone discuss, यानी अगर किसी एक व्यक्ति का वायलेशन होता है उसके ह्यूमन राइट्स का तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति का वायलेशन नहीं है बल्कि सभी लोगों का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, किस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं, तो अगर इसको देखा जाए तो बोल सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स violations has evolved over time, and it is now recognized that such violations affect not only the individual directly impacted but also the broader community and society as a whole, यानी किसी एक का अगर वायलेशन होता है उसके ह्यूमन राइट्स का तो एक प्रकार से पूरे सोसाइटी पे उसका असर होता है, यानी पूरी सोसाइटी का ही ह्यूमन राइट्स वायलेट हो सकता है। अगर इसको देखें जैसे इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो हिस्टोरिकली ह्यूमन राइट्स वर कंसीव्ड एज इंडिविजुअल राइट फोकसिंग ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी। हाउएवर as the human rights framework has developed, it has become clear that human rights violations have far-reaching consequences that affect not only the individual victims but also their families, communities and society at large। यानी जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का वायलेशन नहीं होता है, अगर कोई करता है तो वह उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का एक प्रकार से और उसके फैमिली का वायलेशन करता है। वो लोग बहुत ही निंदा फील करते हैं जब इस प्रकार से कुछ होता है किसी भी ह्यूमन राइट्स के विक्टिम के साथ। ओके, अगर आप इसके इम्पैक्ट को देखें जैसे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिटी पे और सोसाइटी पे, तो बेसिकली ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला हो सकता है फैमिलीज़ पे,
यानी जो फैमिली होती है एक प्रकार से ट्रामा सफ़र करती है, और जो उनका जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल डैमेज होता है वो तो अलग ही बात है। ओके, और अगर इसी पे कम्युनिटी पे देखें तो ह्यूमन राइट्स वायलेट्स कैन क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ फियर, यानी जो कम्युनिटी में एक प्रकार से फियर हो जाता है, जहाँ पर इनसिक्योरिटी फैल जाती है विद इन द कम्युनिटी, और जो स्टेबिलिटी है वो एक प्रकार से अनबैलेंस हो जाती है। और अगर सोसाइटी पे इसका असर देखें तो सोसाइटी पर भी एक प्रकार से अल्टीमेटली थ्रीटिंग होती है, यानी जो स्टेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी होती है फॉर इंटायर सोसाइटी वो डैमेज हो जाती है। ओके, तो ये जो इसके इफ़ेक्ट हैं सोसाइटी के रूप में सोसाइटी या कम्युनिटी पर क्या होंगे वो बताया गया। अब यहाँ पर अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जाए कि किस प्रकार से अगर किसी एक का वायलेशन हो रहा है कि उसके ह्यूमन राइट्स का, तो किस प्रकार से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका, क्योंकि अगर आज हम दूसरे का वायलेशन देखेंगे ह्यूमन राइट्स का तो कल हो सकता है हमारा हो, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते सबका और हम देखते रह जाएँ। तो यानी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको अपोज करें। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि एवरीवन हैज़ अ रोल टू प्ले, यानी सबको एक रोल प्ले करना है अगेंस्ट दिस वायलेंस। ओके, और अगर दूसरा देखें तो साइलेंस एंड इनएक्शन कैन परपेचुअल वायलेशन, अगर आप साइलेंस रहते हैं या चुप रहते हैं तो एक प्रकार से लगातार आपका वायलेशन होता रहेगा। तो इस बात को भी हमें देखना है, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कलेक्टिव रूप में उसको अपोज करना है। और इसके अंतर्गत एक और इसेंशियल एलिमेंट हो सकता है जैसे सोलिडरिटी एंड कलेक्टिव एक्शंस आर इसेंशियल, यानी अगर एक प्रकार से सामूहिक रूप से आप किसी चीज़ का विरोध करेंगे या ग्रुप में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जो वायलेशन होगा उसको एक प्रकार से उसके प्रति जो वायलेट किया रहेगा उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ओके, तो यह एक प्रकार से हो गया इसके ऊपर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, डिस्कस in brief of provisions of Geneva Convention 1949 relating to prisoner of war। जिनेवा कन्वेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। ओके, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि द जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 contains several provisions relating to the prisoner of war which are outlined in the third Geneva Convention। Here are some key provisions। जो ये जिनेवा कन्वेंशन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा बात करता है। जैसे कि इसके आर्टिकल 13 में बोला गया है कि प्रिजनर्स ऑफ वार्स मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमनली विथ रिस्पेक्ट फॉर देयर पर्सन्स ऑनर एंड डिग्निटी, यानी जो प्रिजनर होंगे वार में वो एक प्रकार से जो ऑनर और डिग्निटी के साथ ट्रीट किए जाएंगे। और उसका आर्टिकल 14 बोलता है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं आर इंटाइटल टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस, इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड पब्लिक क्यूरियोसिटी, यानी एक प्रकार से आप किसी को कैप्चर कर लिए प्रिजनर्स ऑफ वार हैं तो आप उसका ये नहीं कि ह्यूमिलिएट करेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप उनको एक प्रकार से दंडित करेंगे या उनको नीचा दिखाएंगे या उनका वायलेशन करेंगे, तो इस प्रकार से नहीं है। ओके, और अगर इसमें अगर कैप्चर एंड डिटेंशन देखें, इसी में प्रिजनर्स ऑफ वार के अंतर्गत मेंशन है, जो कि आर्टिकल 5 बात करता है कि जो ये प्रिजनर्स ऑफ वार है एक प्रकार से ह्यूमन ट्रीटमेंट और मूवमेंट उनका ओपन रहना चाहिए, ये नहीं कि उन्हें सीक्रेट में बंद रखा जाए। ओके, और उनके अगर राइट्स क्या हैं तो बेसिकली आर्टिकल 34 बात करता है कि POW हैव द राइट टू रिटेन देयर पर्सनल बिलोंगिंग एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट एंड डॉक्यूमेंट, यानी जो ये PWs हैं उनको जो पर्सनल नेसेसिटी थी या जो पर्सनल उनकी जो ज़रूरत की सामान थी उनको उनके पास अधिकार है कि वो उसको रिटर्न या पुनः मांग सकें। ये नहीं कि आप वो किसी प्रकार का आम अम्यूनेशन भी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है। ओके, और यहाँ पर एक प्रोटेक्शन और भी उन्हें मिलती है कि कोवर्जन एंड टॉर्चर, इस प्रकार से उन्हें कोवर्जन या टॉर्चर के तौर पर उन्हें एक प्रकार से उकसाया नहीं जा सकता या उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज़ के लिए। ओके, अब इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली जो मेन पॉइंट्स क्या है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप अगर मैं पूरा क्वेश्चन बताने लगूँ तो एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 मिनट बीत जाएगा, इसलिए आप मेरी बात को समझिएगा और नोट कीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, अब इसके अंतर्गत और वाला जो क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू वल्नरेबल ग्रुप एट इंटरनेशनल लेवल, यानी जो ये वल्नरेबल ग्रुप हैं उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार का प्रोटेक्शन है उसके बारे में पूछा गया है। तो अगर वल्नरेबल ग्रुप देखें तो इसमें कई ग्रुप आते हैं, जैसे कि चिल्ड्रेन भी आते हैं, वीमेन भी आते हैं, रिफ्यूजीज भी हैं, और कोई भी डिसेबल पर्सन है वो भी इस वल्नरेबल ग्रुप के अंतर्गत ही रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, अगर चिल्ड्रेन का देखा जाए तो इनके लिए कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड CRC ये एक प्रकार से कन्वेंशन हुआ है उनके जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। ओके, इसी में एक और कन्वेंशन हुआ है ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द CRC ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रेन, यानी अगर किसी भी प्रकार के ये जो कन्वेंशन एक प्रकार से हुआ है जो भी किसी भी प्रकार का इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, जो बच्चों का सेल हो रहा है उसको रोकने के लिए। ओके, तो ये चिल्ड्रेन के लिए हो गया। अगर अब फीमेन के लिए बात करें किस प्रकार का कन्वेंशन है
तो एक प्रकार से CEDAW यानी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, एक प्रकार से एक ये कन्वेंशन है। और इसी में एक और कन्वेंशन है, डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये भी एक कन्वेंशन इसके अंतर्गत किया गया। मैं सिर्फ कन्वेंशन बता दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, अगर अब रिफ्यूजी के लिए बात किया जाए तो 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन किया गया था। ओके, जिसमें कि प्रोटेक्ट्स रिफ्यूजीज फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, टॉर्चर एंड रिफ्यूजमेंट, फोर्स्ड रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे फेस डेंजर। ओके, यानी कोई रिफ्यूजी के अधिकार क्या हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया। और इसी में 1967 में प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, इसके बारे में ये भी एक कन्वेंशन किया गया था। ओके, अगर आप किसी डिसेबल पर्सन को के बारे में देखें कोई कौन सा कन्वेंशन हुआ है तो वो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक प्रकार से एक कन्वेंशन हो गया। और एक और कन्वेंशन हुआ है ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द CRPD। ओके, यानी ये अलाउ करता है, ये जो कन्वेंशन अलाउ करता है सबमिट कंप्लेंट टू द कम्युनिटी ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कोई भी कंट्री किस प्रकार से वहाँ के जो डिसेबल पर्सन है ट्रीट करती है, उनको किस प्रकार से स्पेशल अधिकार देती है, उस प्रकार से एक रिपोर्ट भी ये कम्युनिटी या कमेटी मांगती है। ओके, अगर दूसरे प्रकार के और वल्नरेबल ग्रुप देखा जाए जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी एक कन्वेंशन हुआ है। और इस प्रकार से कई कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन मैं आपको बता दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, और अगर अब इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन देखें तो वो है ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन लॉ बोथ आर द टू साइड ऑफ सेम कॉइन, एक्सप्लेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स को भी आप जानते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी जानते हैं, तो ये दोनों जो है एक प्रकार से एक सिक्के का दो पहलू है। इसके बारे में हमें कमेंट करना है, इसके बारे में बताना है। तो अगर इसको देखें तो जो ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ आर टू क्लोजली रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड फील्ड्स दैट शेयर अ कॉमन गोल, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड promoting human well-beings. They can be seen as two sides of the same coin, with human rights focusing on the promotion and protection of individual right in time of peace, and humanitarian law focusing on the protection of individual in situation of armed conflict and other crisis. यानी दोनों जो ये लॉ हैं, इन दोनों का उद्देश्य एक है। लेकिन जो ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ है बेसिकली वार के टाइम में काम आता है, और जो ये ह्यूमन राइट्स है बेसिकली है पीस के टाइम में जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करता है। ओके, अगर सेपरेटली बात की जाए तो जो ह्यूमन राइट्स है बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड टू simply by virtue of being human. These rights are universal, inalienable and indivisible and are based on the principle of dignity, equality and mutual respect. यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स है फ्रीडम के लिए और डिग्निटी के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए, और एक प्रकार से ये यूनिवर्सल राइट्स हैं और जो कि ना कि किसी के द्वारा छीने जा सकते हैं और ना ही किसी प्रकार से विभाज्य किए जा सकते हैं, जो कि इक्वलिटी और डिग्निटी पे बेस करते हैं। ओके, अगर इसके ह्यूमन राइट्स के अगर एस्पेक्ट की बात की जाए तो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हैं, ये जो यूनिवर्सली रूप से एप्लीकेबल होते हैं। और इन अलाइनेबिलिटी के भी लिए बात किया हूँ, ये एक प्रकार से इन अलाइनेबिलिटी होते हैं, यानी छीने नहीं जा सकते हैं। इंडिवाइजिबिलिटी होते हैं, यानी कोई खंडित नहीं किया जा सकता। ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगर देखा जाए इसी के सापेक्ष तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट एम्स टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिविजुअल। यानी जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ बेसिकली वार के टाइम में जो वार का जो इम्पैक्ट हो सकता था उसकी लिमिटेशन को एक प्रकार से लिमिट कर देता है, उसके इम्पैक्ट को, जो कि सिविलियन को ज़्यादा इफेक्ट ना करे और नहीं किसी को ज़्यादा इंजरी करे। ओके, इस प्रकार से तो यानी दोनों में एक इंटरकनेक्शन पाया जाता है कि एक वार के टाइम पे काम करता है और एक जो है पीस के टाइम पे काम करता है, लेकिन उन दोनों का मोटो एक ही है। ओके, तो ये हो गया इसका अंतर। अब अगला क्वेश्चन देखें तो वो है डिस्कस वेरियस राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ रिफ्यूजी, यानी जो रिफ्यूजी हैं उनके ऊपर क्या किस प्रकार से राइट्स हैं उनका और क्या ड्यूटी कर्तव्य हैं, इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर रिफ्यूजीज़ के अगर राइट को देखा जाए तो एक प्रकार से उनके पास राइट टू सीक असाइलम है, राइट टू लाइफ एंड लाइबिलिटी का डिमांड कर सकते हैं, या उनके वो अगर जान रहे हैं तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, या राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम रिफॉल्मेंट है, या राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, राइट टू हेल्थ केयर है, राइट टू फैमिली रीयूनिफिकेशन है। ये जो राइट्स हैं बेसिकली एक रिफ्यूजी के लिए हैं, वो इस प्रकार से राइट प्राप्त कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री से। और अगर इनकी अगर ड्यूटी की बात ही किया जाए तो ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द लॉस ऑफ द होस्ट कम्युनिटी,
यानी जो जिस कंट्री में वो इस प्रेजेंट समय में रह रहे हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो उस कंट्री का जो लॉ है उसको रिस्पेक्ट करें। ओके, और जो दूसरा है वो है ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर, जो दूसरे लोगों के राइट्स हैं उसको भी ये एक प्रकार से प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं, इनको देना पड़ेगा। इसीलिए इनके ऊपर जो ये ड्यूटी इन्फोर्स की गई है, यानी जो दूसरे लोग हैं उनके अधिकार का हनन न किया जाए, इसलिए कुछ ड्यूटी निर्धारित की गई हैं। ड्यूटी टू कॉर्पोरेशन विद अथॉरिटीज़, जो अगर वो अथॉरिटी हैं जिस कंट्री में ये एक प्रकार से रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं, तो ये उनकी जो अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट इनको देना पड़ेगा, कॉपरेशन इनको करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर अदर ड्यूटी के बारे में देखा जाए तो ड्यूटी ऑफ कंट्रीब्यूट टू द होस्ट कम्युनिटी, ये भी बताया जा रहा है, यानी होस्ट कम्युनिटी का जो रिफ्यूजी हैव अ ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द होस्ट कम्युनिटी इंक्लूडिंग बाय पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, यानी वो एक प्रकार से जिस प्रकार से इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविज़म है उसमें उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, ड्यूटी टू सीक ड्यूरेबल सॉल्यूशन, यानी ये जो ड्यूरेबल सॉल्यूशन इसके लिए भी इनके पास एक प्रकार से ड्यूटी इम्पोज की जाती है कि वो रिफ्यूजी हैव अ ड्यूटी टू सीक ड्यूरेबल सॉल्यूशन टू देयर डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडिंग थ्रू वॉलंटरी रिपोर्टेशन, लोकल इंटीग्रेशन और रिसेटलमेंट। इस प्रकार से भी उनके पास एक प्रकार की ड्यूटी इम्पोज की जाती है। ओके, तो ये हो गए उसके राइट्स और ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों के जो संरक्षण की है की व्याख्या हमें करना है। यानी अगर इसको देखा जाए, इसके जो उत्तर को अगर देखा जाए तो बेसिकली हो सकता है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन, यानी जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सिविलियंस को आर्म फोर्सों से डिस्टिंक्ट करना है, उनसे उनको बचाना है। ओके, और अगर इसके की प्रिंसिपल को देखा जाए तो बेसिकली ये डिस्टिंक्शन पे बेस करता है, यानी जो सिविलियन है उनको अलग और मिलिट्री है उनको अलग। एक प्रकार से जो मिलिट्री का वार है मिलिट्री से ही हो, सिविलियन से ना हो, इसलिए वहाँ पर डिस्टिंक्शन पैदा करता है। और प्रोपोर्शनलिटी करता है, यानी द हार्म कॉज बी सिविलियंस एंड सिविलियंस ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द मिलिट्री एडवांटेज एंटिसिपेटेड, यानी जो प्रोपोर्शन होगा वो एक प्रकार से सिविलियंस के लिए प्रोपोर्शनेट रूप में होगा, यानी मिलिट्री एडवांटेज जो एंटिसिपेट होगी वो एक प्रकार से जो ये मिलिट्री है या जो आर्म फोर्सेस उनके लिए होगी। ओके, और अगर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस देखें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट अटैक, यानी जो डायरेक्ट अटैक है होता है वो सिविलियंस पे ना हो, इसलिए उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स, उसके ऊपर भी बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन ऑब्जेक्ट, जो सिविलियन के कोई अगर चीज़ हैं, स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल हैं, उनको भी सेफ्टी प्रदान करता है, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। ओके, और अगर आगे देखें तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी जो भी असिस्टेंस दी जाती है, जैसे कि रेड क्रॉस ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, अगर वो किसी प्रकार की असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी वार में, तो उनको ये नहीं कि उन पे भी अटैक किया जाए। एक प्रकार से वो एक प्रकार से शांति दूत के रूप में होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती या कोई भी उनको अटैक या उनको मार नहीं सकता। एक प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन लॉ को तोड़ने के बराबर हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। ओके, अगर इसमें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर कोई वीमेन है और वीमेन एंड चिल्ड्रेन जो इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि उनका एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो सके या सेक्सुअल हरासमेंट उनका ना हो सके। ओके, रिफ्यूजी एंड इंटरनेट डिस्प्लेस्ड पर्सन, उनको भी एक प्रकार से स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। ओके, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन ब्रीफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी नेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके जो जुरिडिक्शन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से है उसके बारे में बात किया गया है। तो अगर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश इन इंडिया टू टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, हियर आर ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिडिक्शन, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो एक प्रकार से इसमें चेयरपर्सन एक होता है जो कि एक रिटायर चीफ जस्टिस हो सकता है या कोई जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, या और इसमें मेंबर होते हैं करीब 5 मेंबर होते हैं। इसमें जो एक मेंबर होता है वो सर्विंग और रिटायर्ड जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट होता है, और एक जो जज होता है एक प्रकार से हाई कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज होता है या चीफ जस्टिस होता है। ओके, और जो 3 अदर जज होते हैं, 3 अदर मेंबर होते हैं, एक प्रकार से वो हाई एक्सपीरियंस होते हैं पब्लिक ह्यूमन राइट्स में, तो वो भी 3 मेंबर इसमें बनते हैं उस क्षेत्र से।
ओके, और एक इसमें सेक्रेटरी जनरल होता है। ओके, तो ये हो गया इसका ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसके जुरिडिक्शन या कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो इंक्वायरी टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो इसमें ये इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए, या इंटरवेंशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग, जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का NHRC से रिलेटेड केस है या उससे मामला है। ओके, और रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन, या किसी भी प्रकार का लेजिस्लेशन के द्वारा कानून बनाया जा रहा है तो उसका रिव्यू कर सकते हैं कि उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हुआ है। और अगर इसके पावर को देखा जाए तो ये जो समनिंग विटनेस, यानी किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं या उसको एग्जामिन करने के लिए। ओके, ये विजिटिंग प्लेस टू डिटेंशन, यानी जहाँ पर घटना घटित हुई है या वहाँ पर जा सकते हैं। ओके, अगर अब इसके लिमिटेशन को देखा जाए तो नो पावर टू पनिश, यानी इनके पास शक्तियाँ तो बहुत हैं, यानी एक प्रकार से शेर है लेकिन उस शेर के पास दाँत ही नहीं है, इस प्रकार की एक स्टेटमेंट किसी ने दिया था, लेकिन ये सेम उसी पे बेस है, यानी पावर तो है लेकिन पावर का यूज इनके पास, उसका अथॉरिटी इनके पास नहीं है। ओके, रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, इनका जो रिकमेंडेशन ये जो देंगे गवर्नमेंट को वो एक प्रकार से बाइंडिंग नहीं है, यानी इन्फोर्सिबल नहीं है, एक प्रकार से बस ये सुझाव दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। और लिमिटेड जुरिडिक्शन है इनका, सिर्फ NHRC से रिलेटेड कुछ ही मामलों पे, लिमिटेड मामलों पर ही ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने पावर का यूज कर सकते हैं। ओके, अब सेक्शन C देखते हैं। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस रोल रहा है ह्यूमन राइट्स के इस्टेब्लिशमेंट में और या फिर उसके इन्फोर्समेंट में, उसके बारे में हमें बात करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें या सुप्रीम कोर्ट देखें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का इंटरप्रिटेशन देती है, उसके बारे में बताती है, उसकी व्याख्या करती है, और जुडिशियल रिव्यू देती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई इलीगल कानून बनता है तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसको ऑब्जर्व करती है। अगर किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड घोषित कर देती है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, यह जो आर्टिकल 32 के द्वारा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अगर वायलेशन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो एक प्रकार से जो फंडामेंटल राइट्स ही एक प्रकार से ह्यूमन राइट्स हैं, क्योंकि अभी बताया हूँ कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉन्वेनेंट हुए थे, इकोनॉमिक एंड सोशल, कल्चरल और सिविल एंड पॉलिटिकल, एक प्रकार से ये सब ह्यूमन राइट्स के ही सोर्सेज हैं, और इन्हीं सोर्सेज में से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया था। तो यानी इनको अगर वायलेट करना है, यानी फंडामेंटल को वायलेट अगर किया जा रहा है, इसका मतलब हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। तो एक प्रकार से हमारे ह्यूमन राइट्स को ही बचाने के लिए हमारे पास आर्टिकल 32 है, जिसमें कि हम रिट फाइल कर सकते हैं इनको सिक्योर कराने के लिए। PIL की सुविधा है, इससे भी अगर किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फंडामेंटल या लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो PIL के द्वारा भी हम सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए मदद मांग सकते हैं। इसमें कई प्रकार से जो लैंडमार्क जजमेंट वो भी दिया गया है, जैसे कि अगर जजमेंट देखें तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत केस इंपॉर्टेंट है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें भी जो कोर्ट है प्रिवेंटल सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, इसके बारे में बात की है। और पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि फंडामेंटल राइट्स को डिक्लेयर करता है, प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट को। ओके, और जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में भी बात करती है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी बात करती है, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप के बारे में भी बात करती है। तो ये सब जो चीज़ें एक प्रकार से जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको सिक्योर कराने के लिए एक प्रकार से ये कोशिश किए गए हैं, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप का शोषण मतलब उनके जो मौलिक अधिकार हैं या जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है। तो ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारे ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रावधानों से सिक्योर किए जाते हैं या उनका एक प्रकार से सेफगार्ड प्रदान किया जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 with that the rights guaranteed under part 3 of the Indian Constitution। ओके, यानी जो ये 1966 का जो कन्वेनेंट हुआ है सिविल एंड पॉलिटिकल, एक प्रकार से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेमेडी है या जो हमारा जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इस प्रकार से मेंशन है या गारंटीड किया गया उन सबके प्रावधान के लिए। तो क्या क्या है उसको ही इसमें बताना है, किस प्रकार से उसको सेफगार्ड प्रदान करता है। तो अभी बताया हूँ कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं बेसिकली वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही हैं। तो अगर सिमिलरिटी को देखा जाए कि जो ये
जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं और हमारे जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में जो दिए गए हैं, अगर इसका सिमिलरिटी की बात देखा जाए तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दोनों में मेंशन है। जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में है उसमें जो आर्टिकल 6 है वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में बात करता है। ओके, और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट की भी बात करता है। जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है वो इसमें आर्टिकल 7 में बात करता है। ओके, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 में इसके बारे में बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इसमें आर्टिकल 19 में बताया गया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) के ए में बताया गया। राइट टू इक्वालिटी जो है ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में आर्टिकल 26 में बताया गया, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो ये इसमें समानता है। अगर अब इसमें डिफरेंस देखा जाए तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनल और सिटीजन्स, वेयर एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्राइमरी अप्लाई टू द इंडियन सिटीजन्स। यानी ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये सभी लोगों पर लागू होता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो भारत का नागरिक है या नहीं, हर व्यक्ति पर। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रकार से सिर्फ इंडियन पे ही अप्लाई किया जा सकता है इस राइट को। ओके, अगर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म देखा जाए तो जो ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं हैज़ अ मोर रबस्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन राइट कमिटी विच कैन रिव्यू इंडिविजुअल कंप्लेंट इन कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ह्यूमन राइट जो कमेटी है एक प्रकार से रिव्यू करती है कहाँ पर किस प्रकार का वायलेशन हो रहा है, किस प्रकार के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को, जबकि इंडिया में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस प्रकार से रिव्यू करता है किस प्रकार का जो राइट्स है वो वायलेट किया जा रहा है। ओके, तो एक प्रकार से इसके डिफरेंस हो गए। और तो ये इस प्रकार से इसका क्वेश्चन हो सकता है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सप्लेन द मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन राइट अंडर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966। ओके, यानी इसमें सिविल और राजनीतिक जो अधिकार है जो 1966 में हुआ था, उसके अंतर्गत हमें मानवाधिकार के जो क्रियान्वयन है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके किस प्रकार के उपाय किए गए हैं उसकी हमें व्याख्या करना है। ओके, तो सबसे पहला तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो इनिशियल रिपोर्ट है, यानी जो जब ये कन्वेंशन हुआ था तो एक इनिशियल रिपोर्ट सभी स्टेट से डिमांड की गई थी कि किस प्रकार का वो प्रावधान करेंगे। ओके, और इसी मैकेनिज्म में रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में एक और प्रावधान था पीरियोडिक रिपोर्ट्स, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में सभी स्टेट को सभी कंट्री को एक रिपोर्ट बनानी होगी कि वो किस प्रकार जो ह्यूमन राइट्स है उसके सेफ्टी के लिए, या जो ये 1966 का जो सिविल एंड पॉलिटिकल कन्वेनेंट है या जो राइट्स हैं उसको प्रदान करने के लिए किस प्रकार का उन्होंने कोशिश किया है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन राइट कमेटी, इसका गठन होता है ताकि ये मॉनिटर कर सके कि किस प्रकार से जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, और रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स, और उस रिपोर्ट का रिव्यू करती है एक प्रकार से कि किस प्रकार से काम किया गया, क्या वहाँ पर इसका वायलेशन हुआ है या नहीं। ओके, जनरल कमेंट्स कहते हैं कि जनरल कमेंट्स विच प्रोवाइड्स अथॉरिटीज इंटरप्रिटेशन ऑफ द ICCPR। ओके, यानी जनरल कमेंट होते हैं कि किस प्रकार से किस देश ने ज़्यादा काम किया है इस क्षेत्र में और किस देश ने अभी तक कुछ नहीं किया। ओके, और इंडिविजुअल कंप्लेंट्स मैकेनिज्म है, यानी जो ये जो ह्यूमन राइट कमेटी एक प्रकार से ऑप्शनल प्रोटोकॉल प्रदान करती है ताकि जो इसमें कंप्लेंट होती है डायरेक्ट होती है, और जो वायलेशन होता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का उसके अंतर्गत। ओके, एडमिसिबिलिटी प्रदान करती है एक प्रकार से ह्यूमन राइट्स कमेटी डिटरमाइन द एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट्स कंसीडर्स फैक्टर्स सच एज एग्जॉशन ऑफ डोमेस्टिक रेमेडीज़, और उस कंट्री में किस प्रकार की डोमेस्टिक रेमेडीज़ उस व्यक्ति को प्रदान है उसके बारे में एक प्रकार से एनालिसिस करती है। ओके, अब इसके इंक्वायरी प्रोसीजर को अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इंक्वायरी प्रोसीजर भी इसमें प्रदान किया गया है, जिसमें कि जो HRC है में इनिशिएट एंड इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ सिस्टमेटिक और ग्रॉस वायलेशन ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कॉपरेशन भी करता है इसमें, यानी स्टेट पार्टी को कॉपरेशन करना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स कमेटी से ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रोसेस, जब इंक्वायरी की जाएगी उस स्टेट के रिलेटेड कि किस प्रकार से वायलेशन वहाँ पर हुआ है। ओके, और फॉलोअप प्रोसीजर भी होता है जिसमें कि जो HRC सेंड्स फॉलोअप लेटर टू स्टेट पार्टीज रिक्वेस्टिंग एडिशनल फॉर इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाइंग ऑफ द रिपोर्ट्स, यानी जो ये ह्यूमन राइट्स कमेटी है एक प्रकार से सभी के यहाँ एक प्रकार से लेटर भेजती है जो कि फॉलोअप के लिए, या जो किस प्रकार का वहाँ पर क्लैरिफिकेशन या किसी भी प्रकार का अगर ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन उठाए उसके लिए। ओके, तो ये हो गया कि किस प्रकार से
जो वर्क किए गए हैं इसके क्षेत्र में सिविल एंड कॉन्वेनेंट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये इसके बारे में हो गया कि इसमें फॉलो प्रोसीजर है, स्टेट रिपोर्टिंग सिस्टम है, इंक्वायरी प्रोसीजर है, और इंडिविजुअल कंप्लेंट का सिस्टम है, और ह्यूमन राइट्स कमेटी तो है ही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो ह्यूमन राइट्स या जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं उसको सेफगार्ड प्रदान करने के लिए। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, ये सब जो एक प्रकार से इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखें, डिस्कस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड नरेट इन ब्रीफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उसका जो सोर्सेज क्या है उसके बारे में पूछा गया है, और उसके क्लासिफिकेशन को हमें नरेट करना है जो ह्यूमन राइट्स है उसके। ओके, तो अगर सोर्सेज को देखा जाए ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को, तो नेचुरल लॉ पहला है, और दूसरा सोर्स देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन जो कि जो सिविल एंड पॉलिटिकल कन्वेंशन वो हो गया, और यूडीएचआर हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल जो कन्वेंशन है राइट है वो हो गया। एक प्रकार से जो ट्रीटीज़ हैं इन सबसे मॉडिफाइड होकर जो ये हमारा ह्यूमन राइट्स है इसका ओरिजिन होता है। ओके, और भी अगर इसमें देखा जाए तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैं, जुडिशियल डिसीजन एंड जूरिस्प्रूडेंस हैं, ये सब जो है एक प्रकार से जो हमारा ह्यूमन राइट्स है उसको प्रमोट करते हैं, इसका ओरिजिन करते हैं। ओके, अगर अब इसकी क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इसके क्लासिफिकेशन को हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि पहला सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर के आधार पर कर सकते हैं, तीसरा जो है कलेक्टिव राइट के आधार पर कर सकते हैं, और चौथा जो है ग्रुप राइट के आधार पर कर सकते हैं। अगर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के बारे में पहले ही अभी बता दिया हूँ कि जो 1966 का है उसमें जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है, और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है, राइट टू अ फेयर ट्रायल के बारे में बात करता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। ये एक प्रकार से सभी जो है सभी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो डॉक्यूमेंट वर्किंग डॉक्यूमेंट हैं उन सब में इन सब का अडॉप्टेशन किया गया है। ओके, तो एक प्रकार से जो ह्यूमन राइट्स हैं इन सभी चीज़ों में मेंशन है, इन्हीं सभी चीज़ों से प्रमोट होकर ये सब ह्यूमन राइट्स के ही पार्ट हैं जो कि कंट्री में फंडामेंटल राइट्स या वहाँ के जो स्टेट DPSPs हैं उनमें इनको रखा गया है। ओके, जिसको हम लोग समझते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेकिन वास्तव में वही ह्यूमन राइट्स हैं जो कि एक प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे अंदर निहित हैं। ओके, तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखें तो डिस्कस इन ब्रीफ द मेन प्रोविजन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। बहुत मुश्किल के बाद लास्ट क्वेश्चन आया। ओके, इसमें जो प्रोविज़न है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट का 1993 का क्या क्या प्रोविज़न है उसके बारे में बात किया गया है। तो इसका अगर प्रोविज़न देखा जाए तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ओके, जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट का बात करता है, उसकी कंपोजिशन की बात करता है, जैसे कि बताया हूँ कि इसमें एक हेड होंगे और जो 4 अदर मेंबर होंगे। और अगर फंक्शन ऑफ NHRC की बात करें वही बात कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, जिसमें कि ह्यूमन इंक्वायरी इंटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो वहाँ पर इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या रिकमेंडेशन दे सकता है गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार के ह्यूमन राइट्स रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। अगर पावर ऑफ NHRC देखें तो समनिंग विटनेस यानी विटनेस को बुला सकता है एग्जामिन के लिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड किसी केस में, और प्लेस पे जाकर किसी भी प्रकार का प्लेस पे जाके जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है वहाँ पर इंक्वायरी कर सकता है। और तो ये इसके काम है। और इसी के अंतर्गत जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके बारे में बात किया गया है, इसके भी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया गया है, कंपोजिशन के बारे में बात किया गया है, और एक और ह्यूमन राइट्स कोर्ट के बारे में भी बात किया गया है, जो कि उसमें कहा गया है कि हर ज़िले में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएगी। ओके, और अगर अदर प्रोविज़न के बारे में बात किया जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, द एक्शन प्रोटेक्ट्स एक्शन टेकन इन गुड फेथ बाय पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स। ओके, अगर फंडिंग बात की जाए तो द एक्ट प्रोवाइड द फंडिंग ऑफ द NHRCs एंड SHRCs, यानी इसमें फंड भी मिलता है इसको रेगुलेट करने के लिए। ओके, तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चंस, ये आज का पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मानता हूँ वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन ये भी देखिए अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखे होंगे तो उम्मीद के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर गलती हो तो वही बताइएगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलतियाँ इंसान से ही होती है। ओके, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।